और प्यारे बच्चों कैसे हो? चलो, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। तो लास्ट वीडियो में लगभग हमने 2 से 3 टॉपिक कवर कर लिया था। लास्ट वीडियो हमने सबसे पहले ट्रैवल ग्रुप के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने थोड़ा बहुत बिरसा मुंडा के बारे में जाना। फिर उसके बाद का पहला टॉपिक था हमारा कि कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन थे, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम खेती करते थे। उसके बाद कुछ आपके हंटर थे, कुछ गैदरर थे, उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद आपके कुछ जानवरों को भी पालते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि सम हेडेड एनिमल। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम आज की क्लास में और आपका चैप्टर आगे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि सम हर्डेड एनिमल्स, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, दे वर पेस्टोलिट्स। उन लोगों को क्या कहा जाता था? पेस्टोलिट्स कहा जाता था, ठीक है। याद रखिए, ये जो जानवरों को रखने का और पालने का काम करते थे उन लोगों को पेस्टोलिट्स कहा जाता था। और पेस्टोलिट्स आपके मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। यानी पेस्टोलिट्स आपके वो लोग होते थे जो अपने जानवरों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सीजन के अकॉर्डिंग मतलब कि कभी आपका रेनी सीजन आया तो मान के चलिए जो आपके भेड़ पालते हैं तो वो तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो किसी उस इलाके को छोड़ के किसी और इलाके में चले जाते थे। तो सीजन के हिसाब से लोग अपनी मूवमेंट को चेंज करते रहते थे। उन लोगों को हम पैसोलिट्स कहते थे। तो देखिए कुछ एग्जांपल दे देंगे आपके पैसोलिट्स के कौन कौन से। सबसे पहला हो जाएगा आपका क्या? वन गुच्चर्स। सेकंड हो जाएगा तुम्हारा लबाडिस। थर्ड हो जाएगा तुम्हारा गडीस। और फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा बकरवाल। इन चारों के बारे में बता रखा है। तो आप ये याद करेंगे, इन चारों का नाम याद करिए और ये चारों कौन से इलाके से बिलोंग करते थे वो याद रखिए बस। देखिए, when the grass in one place was exhausted, they moved to another area। जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी तो उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह पे चले जाते थे, ठीक है। आगे तो कौन कौन थे आपके? तो आपके वन गुज्जर्स थे, कहाँ के भाई? पंजाब के। तो पंजाब में जो आपके पहाड़ी इलाके हैं ना वहाँ पे वन गुज्जर्स थे, ठीक है, वो आपके। सेकंड, लबाडीज थे तुम्हारे कहाँ? आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आपके जो वन गुज्जर्स थे और तुम्हारे लबाडीज थे ये लोग कैटल हर्डर्स थे, ठीक है। कैटल हर्डर्स का मतलब होता है कि ये लोग मवेशी पालते थे, गाय भैंस बैल ये सब पालते थे। गडीज थे आपके कुल्लू मनाली के, क्या पालते थे? शेफर्ड। मतलब वो आपके शेफर्ड थे। शेफर्ड गड़िए को कहा जाता है जो क्या पालते, जो आपके शिप यानी भेड़ पालते हैं। तो आपके जो गडीज थे ये लोग भेड़ पालते थे। और जो तुम्हारे बकरवाल थे कहाँ? कश्मीर के लोग क्या पालते थे? आपके गोट यानी बकरी पालते थे। ये नाम तो बड़े आसान है, बकरवाल बकरी पालते थे, बस यही है। तो बस ये टॉपिक याद रखिए आप, और कुछ इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट। अब देखो ये टॉपिक जो आपका है ना नेक्स्ट, अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव, ये आपके चैप्टर का एक्स्ट्रा टॉपिक है। हाँ कि ठंड यानी ये लोग जो कुछ ट्राइबल ग्रुप जिनके बारे में कौन कौन से ज़्यादातर आपके बैगास और खोंड्स उनके बारे में बताएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काम का नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थे आपके एमसीक्यू में जहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रखा था, तो पढ़ा देता हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। इसको इस टॉपिक को ऊपर ऊपर से कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है बस ये देखिए। वेरियर एल्विन, ठीक है, ये आपका वेरियर एल्विन एक कौन थे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन पर्सन को कहते हैं ना जो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करते हैं कि इंसानों की शुरुआत कैसी रही, क्या करा उन्होंने, क्या करते थे पहले, अब क्या करते हैं, क्या चेंजेस आए। तो जो मानव के इतिहास को, इंसानों के इतिहास को पर्सन समझता है ना उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो तुम्हारे वेरियर एल्विन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो जिन्होंने 10 साल तक, ठीक है, 1930-40 से लेकर अब 40 तक बैगास और खोंड, ये जो दो आपके आदिवासी कबीले थे इनके साथ रहे और उनके कल्चर को समझने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या समझा, देखो क्या बताते हैं। आपके यहाँ पे कुछ मंथ का नाम दे देगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अब हमारे हिंदू टाइम पीरियड के कैलेंडर के हिसाब से आपके हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो आपके मंथ होते थे तो उन्हीं के कुछ मंथ दे देगा। देखो जैसे कौन कौन सा आपका चैत, दूसरा महीना कौन सा भाई तुम्हारा यहाँ पे कहाँ गया बैसाख, ठीक है, आपका बैसाख हो गया। बैसाख के बाद तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट जेठ, ठीक, जेठ, फिर आपका आषाढ़ भादो, फिर कार्तिक कुटकी, फिर कुवार और आपका फिर यहाँ पे माघ, ठीक है, और यहाँ पे आपका पुष। मतलब कि ये बताया जाएगा कि कुछ आदिवासी लोग अपने समय के हिसाब से सभी कामों को क्या करते थे। देखिए तो इन चैत की कहानी, चैत लगभग आपका मार्च अप्रैल का महीना होता है। वुमेन वेंट टू क्लियरिंग टू कट स्टॉक्स दैट वर ऑलरेडी रिप्ड, men cut large trees and go for their ritual hunt. The hunt began at full moon from the east. Traps of bamboo were used for hunting. The women gathered fruits like sago, tamarind and mushroom. देखिए क्या बता रखा है कि जो आपकी जो चैत में जो वुमेन थी जंगलों को जाती थी, काटती थी, पेड़ पौधे काटती थी, ठीक है, और मतलब वही लकड़ी वगैरह काट के ले आती थी और वो फसलें जो तैयार हो जाती थी उनको भी वो लोग काट लेते थे, ठीक है। फिर जो फल आपका मैन क्या करता था, बड़े बड़े पेड़ को वगैरह को काटता था, ठीक है। और रिचुअल हंट मतलब शिकार करने से पहले कुछ वो लोग किसी कार्यक्रम को करते थे, अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, उसको परफॉर्म करता था। आपका जो हंट यानी जो शिकार होता था वो फुल मून यानी वो आपकी पूर्णिमा से शुरू हो जाता था
और वो लोग फ्रॉम द ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ आपके जाते थे वहाँ से। सॉरी। ट्रैप्स ऑफ बैम्बू यानी बांस की बनी हुई, ठीक है, ट्रैप्स का जाल का इस्तेमाल करते थे जानवरों को पकड़ने के लिए। और जो आपकी वुमेन होती थी, ठीक है, वो आपके सागो, टैमरिंड और मशरूम, इन 3 फलों को इकट्ठा करती थी और मतलब खाने के लिए। उसके बाद आपकी जो बैगा वुमेन है, जो बैगास ट्राइब से बिलोंग करती है, आपकी कैन ओनली गैदर, सिर्फ रूट्स, कांदा और महुआ, ठीक है, रूट्स बहुत सारे पौधों के जड़े जो खाते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, देखा है ना मूवी में, क्या है, मूवी नहीं डिस्कवरी में देखा होगा, नाम भी सुना होगा उस पर्सन का, बियर ग्रिल्स, मैन वर्सेस वाइल्ड में आता है, उसको उनको देख कर ही पता चल गया होगा कि हाँ, भी कुछ भी खा सकता है, तो वही। तो गैदर रूट्स, जड़े वगैरह, ठीक है, कांदा फल है, महुआ जो बीज है, लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हमने, इनको वो लोग इकट्ठा करते थे, ठीक है। अब के आदिवासी जो भी सेंट्रल इंडिया में रहते थे ना भाई, उनमें सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट हंटर हंटर कौन था तुम्हारा, ये थे आपके बैगास, ठीक है। तो क्या लिखा, बैगास वर नोन एज द बेस्ट हंटर, ऐसे थोड़ी कहते हैं ना, पढ़ा था लास्ट टॉपिक में हमने कि आपका जो बैगास थे बिल्कुल, कि किसी के लिए मजदूरी करना, किसी के लिए काम करना उनकी डिग्निटी से नीचे के काम है, ठीक, क्यों, क्योंकि बेस्ट हंटर थी, कुछ नहीं कहा तो शिकार करके अपना काम कर लेंगे। देखो बैसाख नेक्स्ट मंथ आपका शुरू होता है, क्या करते हैं, फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल वगैरह में ये लोग आग वगैरह लगा देते हैं, मतलब जंगल वगैरह में आग लगाने का मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी वुमेन जो लकड़ी बच जाती थी उसको वुमेन इकट्ठा कर लेती थी, ठीक है, ताकि घर में चूल्हे में काम आ जाएगा जलाने के लिए। उसके बाद आपका जो आदमी होता था वो शिकार में लगा रहता था। उसके बाद आपका आषाढ़ से भादो, ठीक है, मंथ है आपका आषाढ़, और फिर आपका भादो, ये लोग कहाँ काम करते थे आपके, या सॉरी एक लाइन मिस कर दी मैंने ऊपर की, देखिए इन जेठ, जेठ आपका नेक्स्ट मंथ, उसमें वो क्या लोग क्या करते थे, सोविंग टू प्लेस, यानी बीज को बोने का काम करते थे, ठीक है, मतलब वही ना, बैसाख में जंगल वगैरह को जला दिया, अब राख को फैला दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, बीज को बो देंगे। तो जेठ महीना एक उसके जस्ट नेक्स्ट महीना आते आते वो लोग बीज बो देते हैं करने के लिए, और हंटिंग भी आपकी चलती रहती है। फिर आपका आषाढ़ से लेकर भादो तक आपका जो आदमी होता है वो फील्ड में यानी अपने खेतों में काम करता है। कुआर में क्या होता है, फर्स्ट फ्रूट ऑफ बीन्स फॉर राइपन इन कार्तिक कुड की बिकम राइप, वही मतलब आपका कि कुआर में आपका जो फल होते हैं वो पकने शुरू हो जाते हैं, और आपके जो कार्तिक जो महीना है, कार्तिक तक आते आते तुम्हारे फसल पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाती है। और आपके अगहन नेक्स्ट जो भी फसलें वो लोग बोते हैं वो पक जाती है पूरी तरीके से, अब उसको वो लोग काट लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, खत्म, काट के रख लिया। उसके बाद आपका देखो क्या होता है कि पुष आपका मतलब ऐसा महीना होता था जो अ टाइम फॉर डांसेस एंड मैरिजेस, मतलब ये लोग सेलिब्रेट करते थे इस मंथ में ज़्यादातर, ठीक है, रिचुअल्स वगैरह या शादी वगैरह भी करवाते थे, तो इसी समय पे करवाते थे। सुना होगा ना आप लोगों ने, सुना क्या होगा, आपको पता ही होगा कि हमारे कल्चर में भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार है जो हमारे फसलों की कटाई के बाद, जैसे बैसाखी हो गया, या एक दो त्यौहार, और बैसाखी तो पता होगा कि जब फसलों को काटा जाता है तो त्यौहार मनाया जाता है, तो सेम ऐसा ही था, ठीक है। पुष्ट इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब एक आपका मतलब एक ऐसा मंथ था जहाँ पे ये लोग अपने हर एक चीज़ को एंजॉय करते थे और शादी वगैरह करवाते थे। और आपका नेक्स्ट माघ आते आते वापस ये न्यू बेवाड़ यानी एक फिर वापस खेती करना शुरू कर देते थे। तो बेवाड़ जो टर्म लिखा है ना, मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवाड़ कहा जाता था। बस आपका देखिए इंपॉर्टेंट बस यही है, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम में पूछना होगा ना तो इसी में से कुछ एमसीक्यू पूछ लेगा कि किस मंथ में क्या काम करते थे, या क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि बेस्ट हंटर्स कौन है आपके, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या बेवाड़ किसको कहा जाता है डिफाइन करो, ये हो गया, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का ये आपके इंपॉर्टेंट काम का नहीं है, वैसे पूरा पैराग्राफ ही नहीं है बस, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे संथाल गर्ल ले आपकी ये ट्राइबल गर्ल है यहाँ पे, ठीक, देखिए तो आपकी ये संथाल गर्ल कैरिंग अ फायरवुड इन बिहार, बिहार से बिलोंग करती है जो आपके जो संथाल ट्राइबल पीपल होते हैं वो। आगे देखिए, चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट टॉपिक है भाई तुम्हारा सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन, कि सभी जो आपके आदिवासी लोग होते थे ना वो, ठीक है, हंटिंग या गैदरिंग ही नहीं करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते थे, कुछ आपके सेटल्ड कल्टीवेशन भी करते थे, यानी एक जगह टिक जाते थे, ठीक है, आपके पारंपरिक काम धंधे को छोड़कर किसान बन जाते थे और अपनी सिंपल सी शांत जिंदगी जीते थे। तो उन्हीं के बारे में बता देगा। तो even before the 19th century, many from within the tribal group had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place। वही देखो ये जब आपका इवन बिफोर यानी 19th सेंचुरी से पहले ही, 19th सेंचुरी पता है ना आपको, 19th सेंचुरी किसे कहा जाता है। अच्छा देखो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम पीरियड वगैरह आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे आपका 19th सेंचुरी कहीं लिखा होगा ना, आपका लिखा है यहाँ पे 19th सेंचुरी, याद रखना 19th सेंचुरी, ये जो भी टर्म दिया होता है ना इसका मतलब होता है कि आपका 801 से लेकर आपका 1899 तक, ये समझ लो, ठीक है। 19 का दे रखा है, अगर 19 दे रखा है तो एक पीछे जा जाओ, 20 दे रखा है तो एक और पीछे चल जाओ, यानी 19 से शुरू हो जाएगा। तो यानी लगभग 19 सेंचुरी का मतलब बात कर रहा है 1801 से लेकर तुम्हारा 1899 तक का टाइम पीरियड।
तो इससे पहले, जरूरी नहीं कि इस समय के बाद, इससे पहले भी बहुत आपके आदिवासी लोगों ने शिफ्टिंग आपका ये सेटल कल्टीवेशन शुरू कर दिया था, वही बता रखा है। तो देखो आपका बिगन सेटलिंग डाउन, एक जगह पे मतलब उन्होंने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सभी मतलब एक जगह टिक गए और उसके बाद अपना झूम कल्टीवेशन या हंटिंग वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के इस काम में रुक गए, इन सभी कामों में लग गए वो लोग। देखिए वही, देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर एंड इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि अब जगह से जगह घूमना बंद करा, एक जगह टिक गया और वहीं टिक कर खेती वगैरह करना शुरू कर दिया। दे बिगेन टू यूज प्लग, ठीक है, हल वगैरह यूज करना शुरू करा। ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड्स दे लिव्ड ऑन, और जिस जमीन पर रहते थे उस जमीन पर रहने का अधिकार भी मिलेगा। ब्रिटिशर ने उनको राइट भी दे दिया और कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रह के तुम आप लोग अपना नॉर्मल ट्रेडिशन करो, मतलब कि सेटल कल्टीवेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिशर ये मानते थे ना कि जो आपके वो ट्रैवल ग्रुप जो एक जगह सेटल्ड है, ठीक है, जो एक जगह रहते हैं, जो एक जगह आपके टिक जाते हैं और काम करते हैं, उनके लिए, ब्रिटिशर के लिए वो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एक जगह रहेंगे, टिक जाएंगे, तो जो भी क्रॉप्स उगाएंगे, जो भी फसल उगाएंगे, वो सब उनके बदले टैक्स पे करेंगे। तो ब्रिटिशर को इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रिटिशर को ये बात बुरी लगती थी कि जो ट्रैवल ग्रुप एक जगह टिकता नहीं है, क्योंकि जो एक जगह टिकता नहीं है, जो एक जगह सेटल नहीं होते ना भाई, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। खुद सोचिए, मान लीजिए आप कहीं के रूलर है, ठीक है, और आपकी एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी में आपके कुछ ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, लगभग 5 से 10 हज़ार लोग रहते हैं, तो इसमें से भाई तुम्हारी आधी आबादी ना एक हफ्ते कहीं और रही, एक हफ्ते कहीं और रही, फिर कहीं और चली गई। तो खुद सोचिए कि आपके लिए उनको कंट्रोल करना या उनको रूल करना आसान हो पाएगा या टैक्स लगाना नहीं हो पाएगा ना। तो ब्रिटिशर के साथ भी यही था, उन्होंने सोचा कि आप लोग एक जगह टिको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक जगह रहिए, सेटल्ड एग्रीकल्चर करिए और उसके बदले हमें टैक्स पे करिए। पर देखो, अब जब कुछ अपने हिसाब से वो ज़रूरी भी तो नहीं है ना, अब उनका कल्चर का पार्ट नहीं है तो नहीं है, ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, बट ब्रिटिशर ने वही करी उन लोगों से। देखिए, in many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belongs to clan as a whole. All members of the clan were regarded as the descendants of the original settlers who had first cleared the land. आपके कुछ जैसे कि मुंडास कबीले हो गए, वो छोटा नागपुर के ये मानते हैं कि जो ज़मीन है ना भाई, वो ज़मीन पे पूरे क्लैन का, समझ आ रहे हैं, पूरे कबीले का अधिकार है, किसी एक आदमी का नहीं है। क्यों? क्योंकि मानते थे कि जो हम सभी क्या है, कि जो भी हमारे हमारे पूर्वज जो यहाँ पे आके बसे, जिन्होंने इस ज़मीन को साफ वगैरह करा और रहने लायक बनाया, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। तो इस ज़मीन पर हम सबका बराबर का अधिकार है। सो ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द, तो सबका अधिकार होता था उस ज़मीन पे। वेरी ऑफन सम पीपल, आप देखो क्या बता रखा है कि कभी कभी, ज़्यादा नहीं, अक्सर ऐसा होता था, बहुत मतलब बहुत ही कम ऐसा होता था कि क्लैन में जो सबसे पावरफुल होता था ना आपका, ठीक है, जो लोगों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके पास पहले से बहुत सारी ज़मीन है, जिनके पास बहुत सारे जानवर हैं और सभी उनकी बात को फॉलो करते हैं, तो उनका पावरफुल हो गया, चीफ बन गया, तो उनके पास बहुत ज़मीन होती थी, तो वो अपनी ज़मीन पे काम नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे, वो किसी को रख लेते थे रेंट पे, ठीक है, और उनसे सारा काम करवाते। तो वही लिख रखा है कि पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इन देमसेल्फ, कि अपनी खेती पे, अपनी ज़मीन पे खुद खेती नहीं करते थे, किसी और को रख लेते थे, ठीक है, रेंट देते थे, रेंट पे दे देते थे या फिर उनको पैसे से काम करवाते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ, वही जो मैंने आपको बताया ना, बता रखा है यहाँ पे, ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंड्स एंड संथाल्स आर as more civilized than hunter or gatherers and shifting cultivators. Those who lived in forest were considered too wild and savage. They needed to settle civilized. ये बता रखा है कि ब्रिटिशर क्या देखते थे भाई, वो ऐसा सोचते थे जैसे कि जो आपके गोंड हो गए या जो आपके संथाल हो गए, ये लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह सेटल्ड है, ठीक है, सेटल्ड ट्राइबल है। तो अगर पूछा जाएगा ना कि नेम एनी टू सेटल्ड ट्राइबल, तो क्या लिखोगे? गोंड और संथाल, ये दो आपके सेटल्ड ट्राइबल है जो हंटिंग गैदरिंग नहीं करते, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते। तो ब्रिटिशर भी यही मानते थे कि जो सेटल्ड ट्राइबल है वो ठीक ठाक है, ठीक है, और वो लोग क्या सिविलाइज्ड है, सभ्य है। किनके बदले? जो हंटिंग करते हैं, जो गैदरिंग करते हैं या जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो। Those who lived in forest were considered to be wild and savage. They need to be settled and civilized. तो ब्रिटिशर क्या मानते थे कि भाई जो तुम्हारे जंगलों में रहते हैं, ठीक है, वो जंगली होते हैं और सैवेज होते हैं, उनको मतलब थोड़े खतरनाक से होते हैं। उन लोगों को सेटल्ड एक जगह पे रुकना और मतलब एक जगह पे उनको टिकना और सिविलाइज्ड बनाना, ये बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने वही करने की कोशिश करी। तो वो करने के लिए उन्होंने कुछ कानून बनाए। तो उन कानूनों से क्या इम्पैक्ट पड़ा इनकी लाइफ में, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है। देखिए तो हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट आर ट्राइबल पीपल लाइफ्स, ट्राइबल लाइफ्स की आदिवासी लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्राइबल चीफ्स। तो कौन होते हैं? देखा होगा मूवी में कि अगर आदिवासी की मूवी या कोई कार्टून देखा होगा तो एक पूरा झुंड होता है, उसमें एक सरदार होता है ना, तो उसी को चीफ कहा जाता है। तो वही कि जो ट्राइबल का जो पूरा जो उनके लोगों का जो मुखिया हो गया ना, उसको चीफ कहते थे या सिरदार कहते थे। देखिए तो उनके बारे में क्या बता रखा है। ब्रिटिशर के आने के बाद उन लोगों के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनकी सरदारों की ज़िंदगी कैसे बदल गई, वही डिस्कस कर रखा है यहाँ पे। देखिए
Before the arrival of British, in many areas, the tribal chiefs were important people. They enjoy a certain amount of economic power and had rights to the administer and control their territories. ब्रिटिशर के आने से पहले आपके ज़्यादातर इलाके में जो आपका ट्राइबल चीफ होता था, मुखिया होता था ना, वो एक इंपॉर्टेंट पीपल होता था। लोग वैल्यू देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, उनके पास बहुत सारे अधिकार होते थे, इकोनॉमिक पावर होती थी, पैसा मतलब पूरे सारा सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में होता था। ठीक है, उनके पास अधिकार भी होता था कि वो कैसे अपने इलाके को चलाते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। In some places they had their own police force and decided on the local rules of land and forest management. और बहुत जगहों पे तो उन्होंने खुद की उनकी पुलिस थी। पुलिस का मतलब कि ये नहीं यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, पुलिस का मतलब कि उनके पास अपनी सेना थी। कुछ लोग थे जो उनकी उनकी प्रोटेक्शन करते थे या जो उनके कहने पर कुछ भी कर देते थे। ठीक है, उनकी बात कर रखा है। और वही लोग ये डिसाइड करते थे कि क्या कानून होगा, उस ज़मीन पे किसका अधिकार होगा, कौन खेती करेगा, क्या फसल उगाया जाएगा। ठीक है, जंगल में मतलब कि जंगल में जाएंगे तो जंगल में कौन क्या काम करेगा, जंगल से कितना सामान लेके आएंगे, कितना सामान बेचेंगे, ये सारा निर्णय कौन लेता था? वहाँ का चीफ यानी उनका मुखिया लेता था। ठीक है, ये तो पहले की कहानी है। अब उनके आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा इनकी लाइफ में, देखो। अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली. They were allowed to keep their land titles over cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British official in India. They also had to pay tribute to the British and discipline in the tribal groups on the behalf of the British. अब देखो क्या बता रखा है कि अंडर द ब्रिटिश रूल, अब जब ब्रिटिश रूल आ गया तो जो इनका फंक्शन, जो पावर था इनके पास, वो क्या हो गया, कम हो गया और चेंज हो गया। अब चलो, इन लोगों के पास इनकी ज़मीन थी, इनका टाइटल भी था, पावर नहीं था। ठीक है, ज़मीन थी, टाइटल था कि जो जिस गांव के मालिक थे या जिस कबीले के मालिक थे, मालिक अभी भी रहेंगे। ठीक है, पर उसके बदले उनको क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका दे हैड टू पे ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मतलब कि गिफ्ट हो गया या पैसा हो गया या फल हो गया, कुछ भी। ठीक है, लकड़ियाँ हो गई, वो सब जाके उनको ब्रिटिशर को देना पड़ेगा इसके बदले में। इसके साथ साथ अब उन लोगों को उन सभी लॉ को मानना पड़ेगा जो ब्रिटिशर ने बनाया है। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा अब अपने ट्राइबल ग्रुप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा कि भाई उस जंगल में मत जाओ। ठीक है, वो जंगल आपका क्या फॉरेस्ट रिजर्व्ड है, ब्रिटिशर ने मना कर रखा है, कोई किसी को मारेगा नहीं, कहीं कोई आग नहीं लगाएगा, कहीं कोई जलाएगा नहीं। ये सारे कंट्रोल अब ट्राइबल जो चीफ होता था उसको लगाने पड़ते थे अपने कबीले के ऊपर, क्योंकि ब्रिटिशर ऐसा चाहते थे। They lost their authority. They had to earlier enjoy amongst the other people and were unable to fulfill their tradition. और उनकी अथॉरिटी तो चली गई भाई, जो सब कुछ था उनके पास वो सब उनके पास चला गया। अब उनके लोग भी उनको फॉलो नहीं करते थे क्योंकि उनके पास पावर नहीं रही। ठीक है, और जो भी ट्रेडिशनल फंक्शंस, जो भी पारंपरिक तरीके से वो लोग रूल करते थे, वो सब उनका जा चुका था, अब खत्म हो गया था, पावर नहीं थी इनके पास। अच्छा, फिगर 5 में देखिए तो क्या लिखा है, आपका नीशी ट्राइब है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ट्राइब का नाम और उनकी लोकेशन जरूर याद रखिए, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट हैपन टू आर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। व्हाट हैपन टू अपना शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कि जो आपके शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे उनके साथ क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई, क्या अभी भी करते हो खेती या नहीं। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस कर रखा है। द ब्रिटिश वर uncomfortable with the groups who moved and about and did not have a fixed home. They wanted tribal ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम अ पीजेंट कल्टिवेटर्स। देखो वही कि ब्रिटिशर तो ये चाहते थे कि जो तुम्हारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं या जो हंटिंग गैदरिंग करते हैं, ये सभी काम को छोड़ दो, क्या बन जाओ भाई, तुम कल्टीवेटर बन जाओ। ठीक है, समझ में आ गया ना, कि आप अपना प्लगिंग कल्टीवेटर बन जाओ, कि एक जगह टिक जाओ और आराम से खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों क्यों चाहते थे वो आगे बता रखा है, देखो कि सेटल्ड पीजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु ऑलवेज मूव। सबसे पहला रीजन तो ये आ गया कि जो सेटल्ड किसान होते थे उन लोगों को कंट्रोल करना है बहुत आसान होता था। ठीक है, उन पर शासन करना वो भी बहुत आसान होता था, किसके मुकाबले, हु वर ऑलवेज ऑन द मूव, जो हमेशा घूमते रहते थे। ठीक है, पहला ये पॉइंट। दूसरा, द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड टू रेगुलर रेवेन्यू एज अ सोर्स फॉर स्टेट। दूसरा रीजन ये कि क्यों चाहते थे उस सबको सेटल करना, क्यों, क्योंकि अगर एक जगह सेटल हो जाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, तो जो भी अनाज उगाएंगे उसके बदले उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ब्रिटिशर को अब क्या मिल जाएगा, ब्रिटिशर को अब एक रेगुलर रेवेन्यू मिल जाएगी ना। मान के चलिए कि आप अब कोई है आपके, आप रूलर हो और कोई शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है या कोई हंटर है, तो कितना टैक्स पे कर पाएगा, नहीं ना। अगर भले एग्रीकल्चर करेगा, खेती करेगा, तो जितना भी अनाज उगाएगा उसका कुछ हिस्सा जाके आपको टैक्स देगा, भाई आपके पास पैसे आएंगे ना। तो बस वही चाहते थे ब्रिटिशर। सो इसीलिए सो दे इंट्रोड्यूस दैट लैंड सेटलमेंट, दैट इज दे मेजर द लैंड एंड डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल सो लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू ऑफ डिमांड फॉर द स्टेट। तो उन्होंने क्या क्या करा, उन्होंने सबसे पहले तो मेजर द लैंड, ज़मीन वगैरह देखी कि कितनी ज़मीन पे खेती करी जा सकती है। ठीक है, उन सबको मतलब बिल्कुल रजिस्टर कर लिया
डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, लोगों के अधिकार बता दिए कि आपके पास भाई इतनी ज़मीन है, आप इस पर ये उगाओगे, ये करोगे, वो करोगे, ठीक है, ये अधिकार। और तीसरा, एंड फिक्स दी रेवेन्यू डिमांड, और इन्हें बता दिया कि आप लोगों को कितना रेवेन्यू हमको पे करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें ब्रिटिशर ने कर दी ताकि आपके जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं वो सेटल्ड कल्टिवेशन करना शुरू कर दे। और देखो जो आपके रिच थे, मतलब वो आपके लैंड ऑनर्स बन गए, ठीक है, उनको ब्रिटिशर ने ज़मीन का मालिक घोषित कर दिया। और कुछ आपके टेनेंट्स बन गए, टेनेंट्स मतलब कि वो लोग जो किसी लैंड ओनर की ज़मीन पर जाके काम करता था, उसके बदले वो उनको पे करते थे, ठीक है। The British effort to settle Jhum cultivators was not very successful. Settled plug cultivation is not easy in areas where water is scarce. But इनका जो ये प्रयास था कि भाई ये सभी शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को क्या कर दो, एक जगह टिका दो और एग्रीकल्चर काम करवाओ, मतलब एग्रीकल्चर करवाओ और ये करो, ये सफल नहीं हो पाया। क्योंकि वहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो प्लग कल्टीवेशन, वही मतलब प्लग कल्टीवेशन का मतलब वही होता है कि जो आपका पारंपरिक तरीका होता है ना खेती करने का, उसको प्लग कल्टीवेशन कहा जाता है। वहाँ पर नहीं कर सकते थे जहाँ पे पानी की कमी है, या जहाँ की सॉइल कैसी आपकी ड्राई है, जहाँ की ज़मीन आपकी सूखी है, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे आप लोग ये प्लग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। और ये दिक्कतें थी किसको, इन ट्राइबल लोगों को। In fact, Jhum cultivators who took to plug cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. So the Jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. Facing a widespread protest, the British had to ultimately allow them to right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. अब देखिए आगे वही बता रखा है यहाँ पे कि अब आप लोगों ने ब्रिटिशर ने कह तो दिया, ठीक है, कि इस काम को बंद करो और हम आपको ज़मीन देंगे, अब आपको क्या करो, एग्रीकल्चर करना शुरू करो, ठीक है, खेती करना शुरू करो, प्लग कल्टीवेशन करो जैसे नॉर्मल सभी लोग करते हैं। पर उस इलाके में नहीं कर सकते थे जहाँ पे पानी की कमी है, या इसके अलावा वो सॉइल जो आपका फर्टाइल नहीं है, ठीक है, या आपके वो इलाका जो आपके हिली एरिया से, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे आप नहीं कर सकते खेती। तो आपके नॉर्थ ईस्ट में जो आपके जो ट्राइबल पीपल रहते थे, उन लोगों ने बगावत करी, ठीक है, रिवॉल्ट करा, आंदोलन करा और प्रोटेस्ट करा कि नहीं, हम इस काम को अब नहीं कर सकते, हम अपने पारंपरिक तरीके से ही सर्वाइव करेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे। तो आखिरकार ब्रिटिशर को मानना पड़ा और उनको अलाउ करना पड़ा कि ठीक है भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे फिगर 6 में देखिए, फिगर 6 में भाई तुम्हारा ये है जो वुमेन दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कर रही है भाई, तुम्हारा ये कल्टीवेशन ही कर रही है, शायद फसलों को काट रही है यहाँ पे बहुत सारी वुमेन। तो यहाँ पे फिगर 6 में ट्राइब का नाम याद रखिए, कौन से ट्राइब से बिलोंग करती थी, भील, ठीक है, भील वुमेन, भील कहाँ पे आपका, गुजरात, ठीक है, बस इतना याद रखिए। चलिए, तो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है और बोर नहीं करूँगा तुम्हें मैं। चलो यहाँ तक देख लेना, अगर लास्ट टॉपिक में दिक्कत होगा तो लास्ट जो लेक्चर है वो भी अपलोड हो चुका है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।